हेलो दोस्तों, मैं हूं स्नेह और आप देख रहे हैं लॉ की बात स्नेह के साथ। मैं आपको पढ़ाने जा रही थी कंसेप्ट ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। एक्चुअली ये क्राइम के सब्जेक्ट में, लॉ ऑफ क्राइम्स में ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंसेप्ट ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी और कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी। ठीक है, उसके बाद कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट भी बसता है और ये एग्जाम से पूछे ही जाते हैं। तो बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। तो कंसेप्ट ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी हम पहले पढ़ते हैं। व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी? देखिए, आपने दिवाली का टाइम है, आपने अपने घर में पटाखा फोड़ा, पटाखा आपने फोड़ा अपने घर में और पटाखा उड़ के पड़ोस के घर पे चला गया, उसके घर में आग लग गई, तो क्या आपको सजा मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी जनाब। यही बताता है स्ट्रिक्ट कंसेप्ट ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। कैसे? हम एक केस लॉ के साथ इसको लेके चलते हैं। केस लॉ के साथ हम इसे पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझेंगे। कंसेप्ट ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी क्या बताता है, इसका पहले हम केस लॉ बोलते हैं। केस लॉ पढ़ लेते हैं। क्या था? रेनॉल्ड्स वर्सेस फ्लेचर, ये दो आदमी थे। इसको रेनॉल्ड्स वर्सेस फ्लेचर को हम आल्सो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी भी कहते हैं और केस लॉ भी है ये। ठीक है, अब मैं आपको पूरा डिफाइन करती हूँ। क्या होता है कि कभी कभी कोई व्यक्ति कोई अपराध नहीं करता लेकिन बिना अपराध को उसको सजा मिल जाती है। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल लिया कि पटाखा मैंने अपने घर में फोड़ा, रॉकेट चलाया और रॉकेट उड़ के मेरे पड़ोस के घर पे चला गया, चाहे पैन गिर गया मेरा। तो एनीवे, तो वो अब वो रॉकेट जल के रॉकेट दूसरे के घर पे चला गया और आग लग गई। आग लग गई, भैया मैंने तो नहीं चलाया था, मैं तो आसमान क्या उड़ा रही थी, लेकिन पटाखा चला गया वहां पे। तो क्या हमें सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी? सजा तो जरूर मिलेगी। इसी को कहते हैं स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। और किस आधार पर मिलेगी इसको हम देखते हैं। देखिए, कभी कभी कोई व्यक्ति किसी अपराध का जिम्मेदार नहीं होता पर तब भी उसे अपराधी माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वही मैंने जो एग्जांपल दिया, ए अपने घर के बाहर पटाखे छोड़ता है और वो पटाखा छिटक के पड़ोसी के घर पे चला जाता है और उस पटाखा क्या छिटक के पड़ोसी के घर पे चला जाता है, तो क्या उस पनिशमेंट मिलेगा? इसी को कहते हैं कंसेप्ट ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। कंसेप्ट ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी को रेनॉल्ड वर्सेस फ्लेचर भी कहते हैं और ये कंसेप्ट आया था ईयर 1868 में। प्लीज इसे नोट डाउन कीजिएगा, ईयर 1868 में आया था। हुआ क्या था? सन 1868 में क्या हुआ था? रेनॉल्ड फ्लेचर वाज दो पड़ोसी थे। फ्लेचर के पास क्या था? प्लॉट था फ्लेचर के पास। उसने अपना वो प्लॉट कॉन्ट्रैक्टर को दिया और कॉन्ट्रैक्टर ने जो था उस प्लॉट में एक तालाब बनाया और कॉन्ट्रैक्टर जो था नेग्लिजेंस की वजह से उस तालाब के नीचे, जो मतलब जिसे तालाब बनाया जाता तो उसके नीचे कुछ है ना, उसके नेग्लिजेंस की वजह से कुछ ऐसा कुछ छेद रह गया था जिससे उसका पानी रिस कर रेनॉल्ड्स के प्लॉट में जाने लगा था। ठीक है, वो भरना भूल गया था। कॉन्ट्रैक्टर जो था वो उस तो तालाब बनाया, उस तालाब को भरना अच्छे से भूल गया था कि अच्छे से फाइनल चेक नहीं किया था कि वो तालाब बना रहा हूँ कि कहीं पानी उससे रिस के कहीं और ना जाए। ठीक है, वो भूल गया। उसके वजह से क्या हुआ, वो जो तालाब था वो पानी निकल के रेनॉल्ड्स का ना कोल माइंस था। दो लोग थे, एक रेनॉल्ड्स था, फ्लेचर था। ठीक है, फ्लेचर ने क्या किया, तालाब बनाया। तालाब बनाने के लिए उसने कॉन्ट्रैक्टर रखा। कॉन्ट्रैक्टर ने क्या किया, तालाब ऐसा बनाया कि तालाब तो रेडी कर दिया, लेकिन उसने ये चीज ध्यान देना भूल गया कि वो तालाब के नीचे कुछ ऐसी चीज भूल गया कि जिससे पानी रिसके सामने वाले प्लॉट में जाने लगा, रेनॉल्ड्स के प्लॉट में। रेनॉल्ड्स के पास क्या था? कोयले का खान था और सारा पानी जा जाके रेनॉल्ड्स का जो कोयले का माइन था वो उसको खराब करने लगा, खराब होने लगा। और वो गलती किसकी थी? गलती तो कॉन्ट्रैक्टर की थी। लेकिन क्या हुआ, केस क्या हो गया? केस रेनॉल्ड्स ने फ्लेचर के खिलाफ केस कर दिया कि भाई इसकी वजह से मेरा जो कोल माइन से वो खराब हो रहा है। लेकिन गलती किसकी थी? गलती तो कॉन्ट्रैक्टर की थी। तो कोर्ट, वो जब फ्लेचर जाता है कोर्ट में और बोलता है कि जज साहब इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने तो कुछ नहीं कहा था। जब तो फ्लेचर कहता है जज साहब को कि जज साहब मेरी तो कोई गलती नहीं थी, मैंने तो कॉन्ट्रैक्ट दिया था कॉन्ट्रैक्टर को। तो जज साहब कहते हैं जनाब गलती फ्लेचर आप ही की थी, क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्टर को जरूर दिया था लेकिन फाइनल चेक आपको करना चाहिए थी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी जिम्मेदारी थी, तो सजा आपको जरूर मिलेगी। देखिए, मैं वैसे अच्छा ड्राइंग नहीं बनाती हूँ और ना ही मेरी अच्छी राइटिंग है, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए एक छोटा सा मैं यहाँ वीडियो बना के, ये दिख रहा है आपको? देखिए, ये था रेनॉल्ड्स का प्लॉट या फ्लेचर का प्लॉट, अगर बना सको तो। ये तालाब बना था। ठीक है, ये तालाब बनाया और ये पानी रिस के ये कोल माइंस की ओर जा रहा है इसके यहाँ। और ये बना दोगे तो अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये क्या है? ये फ्लेचर है जिसने तालाब बनाया था और तालाब में कुछ लो पोल रह गया था, पानी यूं इसके रेनॉल्ड्स के प्लॉट में गया, उसका कोल माइंस में गया, ये खराब हो गया। ठीक है, ऐसे अगर आप बना लेंगे ना तो देखिए तो शायद कुछ अच्छे नंबर मिल जाएंगे। राइटिंग बहुत गंदी है और ड्राइंग भी बहुत गंदा है, लेकिन मैं इंसान बहुत अच्छी हूँ, ऐसा लोग कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए।
थोड़ा सा मजाक हो जाना चाहिए, ठीक है। अब क्या है, इन स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, डेंजरस थिंग, स्कैप और प्राइमा फेस लायबिलिटी। अगर ये तीनों पॉइंट हो गया तो आपको सजा मिलेगी मिलेगी। अब क्या है, ये क्या है डेंजरस थिंग, देखिए बताते हैं। In dangerous thing, if anyone brings any dangerous thing on this land and then if this dangerous thing will be स्कैप। अच्छा, कोई भी खतरनाक चीज अगर एक प्लॉट में लाया गया है, एक जमीन में रखा गया और वो स्कैप हो जाते हैं, यानी यहाँ से वहां चले जाती है और जिससे दूसरे को नुकसान हो जाता है, तो और नुकसान हो जाता है यानी स्कैप हो जाता है, यानी वो एक जगह से दूसरी जगह चली गई है। और फिर जैसे रेनार्ड फ्लेचर के मामले में हुआ, क्या हुआ कि डेंजरस थिंग यानी पॉन्ड्स बनाया, पॉन्ड्स का पानी, एक तालाब बनाया, पॉन्ड्स बनाया, वो डेंजरस थिंग थी किसके लिए, रेनार्ड्स के लिए थी। पानी रिस्क के कहाँ चला गया, उसके रेनार्ड्स के फ्लेचर के उसमें चला गया, स्केप कर गया। और प्राइमा फेस लायबिलिटी क्या हो गया, यानी कि अब नुकसान हो चुका है कॉलोनी के माइंस में। तो ये तीनों पॉइंट्स अगर हो गया तो आपकी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी आपकी होगी, आपको सजा मिलेगी। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है। तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के कुछ एक्सेप्शन है जो मैं बता दूं, पॉइंट्स में आप लिख लीजिए। प्लेंटी फॉल्ट्स, सेकंड एक्ट ऑफ गॉड, थर्ड वॉलंटरी नॉन इंजीरिया, फोर्थ एक्ट ऑफ स्ट्रेंजर, फिफ्थ स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। इसको मैं डिफाइन कर दी थी फटाफट। प्लेंटिफ फॉल्ट क्या होता है, यानी कि गलती किसकी है, प्लेंटिफ ने केस तो ठोक दिया लेकिन गलती खुद प्लेंटिफ की है, डिफेंडेंट की नहीं है। किस तरह से, एक बार क्या होता है कि एक केस आता है जज साहब के साथ, जज साहब देखते हैं कि जो प्लेंटिफ है उसने केस ठोका होता है अपने डिफेंडेंट पे। केस क्या होता है, डिफेंडेंट ने क्या होता है कि उसका एक प्लॉट होता है, उस प्लॉट में उसने कुछ घास, जंगली घास लगाए होते हैं जो कि जहरीले होते हैं, लेकिन उसने उसको कवर किया होता है। और तो जो ये डिफेंडेंट का अपना कवर हुआ होता है, मतलब कि कोई वो जो जंगली घास है बाहर की तरफ नहीं निकलेगा, पेड़ जो है उसकी पत्तियां अंदर ही होती है। इसी तरफ क्या, दूसरी तरफ क्या होता है, जो प्लेंटिव है, जो केस क्या होता है, वो क्या, उसने घोड़े पाले होता है। वो घोड़ा क्या करता है, वो जंगली घास को उछल के किसी भी तरह करके निकाल के खा लेता है, घोड़ा मर जाता है। अब घोड़ा मर जाता है तो प्लेंटिव बोलता है भैया गलती तुम्हारी है, तुमने जंगली पेड़ क्यों लगाया हुआ था। तो प्लेंटिव क्या करता है, केस कर देता है डिफेंडेंट पे। तो डिफेंडेंट बोलता है भाई साहब मेरी क्या गलती है इसमें, मैंने तो अपने पेड़ को ढका हुआ था, वो तो स्केप करके गया, नहीं तो घोड़ा खुद आके खा के गया है। मैं तो पूरे अच्छे से कवर किया था, घोड़ा उछल के आके खा गया, दीवार को फाड़ के खा गया या कूद के घास खा लिया, इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है। जज साहब ने कहा बिल्कुल आपकी गलती नहीं है और आपकी कोई सजा नहीं होगी। तो इसमें किसकी गलती थी, प्लेंटिव की गलती, डिफेंडेंट की गलती नहीं थी। तो खुद प्लेंटिव का फॉल्ट था, उसको अपना घोड़ा वहां छोड़ना ही नहीं चाहिए था जब जहरीला घास लगा। इसमें डिफेंडेंट ने कुछ तो ऐसा तो नहीं कहता कि दरवाजा खोल के रखा था या घास निकल के बाहर आ रहा है और घोड़ा खा रहा है, ऐसा तो था नहीं। उस केस में क्या था, घोड़ा उछल के खाया है या कूद के चला गया उसके बाउंड्री में और खा लिया। तो इसमें गलती किसकी हुई, प्लेंटिव की हुई, डिफेंडेंट की। तो इसमें ये स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में डिफेंडेंट बच जाएगा। सेकंड, मैं एक ड्राइंग बनाई हूँ, मेरे समझ आया तो देखिए ये ड्राइंग है, ये बाउंड्री होती है, ठीक है, ये होता है घास लगा होता है और यहाँ से उछल के घोड़ा खा लेता है। ऐसा कुछ बना लीजिएगा आप लोग, ऐसा मेरे को ड्राइंग अच्छी नहीं आती। ये बाउंड्री है डिपेंडेंट का, इसने घास लगाया हुआ है, घोड़ा आया उछल के खा के चला गया। तो ये केस लो ईयर 1849 का केस लो है। तो प्लेंटिफ फॉल्ट में भी आप स्ट्रिक्ट लायबिलिटी से बच सकते हैं। दूसरा क्या है जिसमें बच सकते हैं स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के जो एक्सेप्शन है उसमें है एक्ट ऑफ गॉड। एक्ट ऑफ गॉड में क्या होता है कि निकोलस वर्सेस मार्शलैंड का है। इसमें क्या होता है, एक बंदा होता है निकोलस वर्सेस मार्शलैंड, क्या होता है उसने ना तालाब बनाया होता है और तालाब में भी बनाया ही होता है और अचानक क्या होता है तेज बारिश आती है और बारिश आने के बाद तालाब भर जाता है। भर के वो सामने निकोलस का घर होता है, उसको उजाड़ देता है, पानी आती है, पानी का भाव निकोलस के घर पे चला जाता है। अब निकोलस क्या करता है, वो केस कर देता है मार्शलैंड में। तो मार्शलैंड कहता है कि सर मेरी क्या गलती है, मैंने तो तालाब बनाया था लेकिन वो बहुत ही अच्छे लेवल में बना था, मेरी बहुत अच्छे से बनाया था, भगवान ने वर्षा कर दी, बारिश कर दी और बारिश की वजह से तालाब मेरा टूट गया और पानी वहां से चला गया। तो जज साहब कहते बिल्कुल ये तो आपकी कोई गलती नहीं है, तो इसमें आपको स्ट्रिक्ट लायबिलिटी लगेगी नहीं, क्योंकि ये तो एक्ट ऑफ गॉड है, ये भगवान के द्वारा किया गया, तो इसमें आपको सजा नहीं मिलेगा, कौन भगवान को सजा देगा, तो इसमें स्ट्रिक्ट लायबिलिटी से बच जाता है। सेकंड पॉइंट ये हो गया। थर्ड क्या है, वॉलंटरी नॉन इंजीरिया, यानी कि अगर बोथ पार्टी यूजिंग देयर प्रॉपर्टी फॉर बेनिफिट बाय देयर म्यूचुअल देन एनी लॉस ऑफ बोथ पार्टी विल नॉट कम इन स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। अगर दोनों का नुकसान हो जाता है, दो पार्टियों ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करने के बाद अगर कोई काम किया उसके बाद उसका नुकसान होता है तो वो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में नहीं आएगी, ठीक है। फोर्थ क्या होता है, एक्ट ऑफ स्ट्रेंजर। अगर कोई बंदा किसी जैसे रेनॉल्ड ऑफ फ्लेचर का एग्जांपल देती हूँ, खैर इसमें तो फ्लेचर की खुद की गलती थी। अगर किसी ने जैसे तालाब बनाया और तालाब बना के दोनों ने तालाब बनाया, कोई थर्ड बंदा आया उसने तालाब को तोड़ फोड़ के चला के भाग गया और पता ही नहीं चला किसने किया, वो एक्ट ऑफ स्ट्रेंजर था, उसमें ही बच सकता है, उसमें भी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी नहीं लगी, यानी कि उसको सजा नहीं मिलेगी डिफेंडेंट को। यानी कि कोई भी कुछ भी किया है और गलती किसी और की थी और वो एक दूसरे केस ठोक नहीं सकता है, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट क्या, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। क्या, इफ एनी गवर्नमेंट और स्टेट मेकिंग एनी रोड हाईवे इन बिटवीन एनी एक्सीडेंट विल बी हैपन देन, अगर कोई सरकार
गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट है, कोई भी गवर्नमेंट है, वो अगर अपना कोई काम कर रही है और इसी बीच में हाईवे या कोई रोड बना रही है, इसी बीच में कोई स्टेचुटरी अथॉरिटी में क्या किया, गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट या कोई भी गवर्नमेंट हाईवे बना रही है, रोड बना रही है, इस बीच में कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो गवर्नमेंट की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। अगर रोड गिर गया, सड़क गिर गया तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के अंदर नहीं आएगा। हम मुआवजा जरूर दे देती है, वो अपने गवर्नमेंट देती है, लेकिन वो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के अंदर नहीं आएगा। लेकिन हाँ इस केस में एक केस आया था हमारे भोपाल में, जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, एमसी मेहता वर्सेस कार्बन यूनिट कार्बन राइड, इसमें करीबन 3000 से अधिक लोग मारे गए थे। ये स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के अंदर नहीं आया था, इसमें सजा मिली ही थी। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के अंदर आया था, इसमें एक्सेप्शंस नहीं यूज किया गया था। इसको हम आगे डिफाइन करेंगे, लेकिन अभी 4 पॉइंट जो था हमारा स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के एक्सेप्शंस के लिए, प्लेंटी फॉल्स, एक्ट ऑफ गॉड, वॉलंटरी नॉन इंजीरियर, एक्ट ऑफ स्ट्रेंजर और स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, ये जो है ये स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के एक्सेप्शन है। तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो जरूर बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं एब्सोल्यूट लायबिलिटी आपको पढ़ाने जा रही हूँ। मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब कर सकेंगे तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू।